बच्चा भी रो रहा है कुछ भी सिचुएशन को लेकर, तो उसको उसके इमोशंस को रेगुलेट करने की जगह पर क्या बोलेंगे, तू रो मत, ले पकड़ मोबाइल, एंगर एंड टेंट्रम देन आफ्टर टॉय। तो ना अब दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। अब वो बच्चे को वही लगेगा कि मुझे कुछ भी चाहिए तो डिमांड करो, रो, जिद करो, तभी मुझे कुछ मिलेगा। अब एक घर के अंदर बच्चे ने बचपन से देखा है, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं है, बट एट द वेरी सेम टाइम सेकंड पापा। सो नाउ अभी बच्चा ये बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ। दुख की बात है कि बच्चा बड़ा हो गया, बट अभी इनका पेरेंटिंग बड़ा नहीं हुआ है। बचपन से आपने ही उसको महंगी स्कूल में डाला, आपने उसको वो एनवायरनमेंट दिया, हर महीने 2 बार आप उसको मॉल में लेके गए, वो ब्रांड आपने उसको दिखाया, अब तो बच्चा वो डिमांड करेगा। Please welcome Parikshit Jobanputra ji on our show. Thank you so much, Parikshit ji. Thank you very much, and I'm very much glad and happy to be on your show. Thank you. So 3 to 4 सबसे ज़्यादा कॉमन पेरेंटिंग मिस्टेक्स क्या आपके सामने आती हैं जो पेरेंट्स करते हैं, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स? सबसे पहला तो कंपैरिजन, कि दूसरे बच्चे ने शर्मा और वर्मा के बेटे ये कर रहे हैं तो आप भी ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। नंबर 2, उनकी जो फाइनेंशियल एबिलिटी या कैपेसिटी होती है उससे महंगी स्कूल में बच्चे को डाल देना, अच्छा, जस्ट बिकॉज ऑफ शो ऑफ। या तो फिर उनको ऐसा लगता है कि महंगी स्कूल में जाएगा तो बच्चे का भविष्य अच्छा होगा। सो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, मोबाइल का खुद देना एज अ बेबी सीटर के तौर पे। सो जनरली इम्पोर्टेंट काम करना हो तो मोबाइल तो वो बच्चे को हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। बच्चा भी रो रहा है कुछ भी सिचुएशन को लेकर, तो उसको उसके इमोशंस को रेगुलेट करने की जगह पर क्या बोलेंगे, तू रो मत, ले पकड़ मोबाइल। तो वहाँ पर भी बच्चे को वो सिखाया नहीं जाता कि मेरी लाइफ में जब ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आएगी तो मेरे इमोशंस को मैं कैसे कंट्रोल करूँ, इंस्टेड उस समय पे मोबाइल पे मैं चला जाऊँ। सो आई थिंक मुझे लगता है और तो ढेर सारी हो सकती है, बट ये 3 मुझे लगता है सबसे मेजर चीज़ है। तो हाउ वन कैन डील विद इट? क्योंकि कंपैरिजन तो कई बार अपने घर के भी बाकी बच्चों से भी कर दिया जाता है, सिर्फ बाहर के नहीं, सिबलिंग्स में भी मैंने देखा है कि बहुत लोग कंपेयर करते हैं। तो हाउ टू डील विद दैट? सो सबसे पहला कि वो जो बच्चा है समहाउ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पाता, एंड बच्चा मम्मी पापा को कहता है कि पापा पापा आपने मुझे डांटा कि मेरे 52 आए एंड गौरांग के 92 आए, एंड आपने मुझे कहा कि जाओ सीखो गौरांग के पास से कि 92 कैसे आते हैं, राइट? एंड तब बच्चा समहाउ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पाता। उसके शब्द मैं रिपीट कर रहा हूँ। बच्चा बोलता है कि पापा पापा बात सच है कि मेरे 52 आए एंड गौरांग के 92, पर आपने जो मेरा कंपैरिजन किया, यदि मैं भी आपका उस तरीके से करूँ तो, एंड मैं भी कहूँ कि आपके दोस्त माने गौरांग के पापा आपके बचपन के दोस्त हैं ना, आप भी देख कर आओ कि उनके घर में बैंक बैलेंस कितना है, उनके पार्किंग में 4-4 गाड़ियाँ पड़ी हुई है, आप भी कुछ सीख कर आओ कि इतना पैसा कैसे कमाना, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? राइट? सो somehow very first thing as a husband, as a wife, जब हमारा भी कंपैरिजन कोई करता है हमें ज़रा भी अच्छा नहीं लगता, राइट? एंड इसीलिए पहली चीज़, हमारा बच्चा यूनिक है, हमारा बच्चा यूनिक है, एंड उसकी यूनिकनेस को आइडेंटिफाई करने पे फोकस करें। सो कई बार जब भी हम स्पेसिफिकली कंपैरिजन करते हैं उसका मतलब क्या हुआ कि मेरे बच्चे की मैंने कोई कमज़ोरी को देखा है और आस पड़ोस की कोई भी बच्चे की मैंने खूबी को देखा है, कंपैरिजन वहीं पर होगा। सो इंस्टेड मैं कहना चाहूँगा कि आपका बच्चा मिस्टर शर्मा के बेटे की तरह लिखना सीख जाएगा, मिस्टर वर्मा के बेटे की तरह मैथमेटिक्स अच्छा हो जाएगा, और कोई बच्चे की तरह वो स्केटिंग में पावरफुल हो जाएगा, तो भी वो जेरोक्स कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी बनेगा ना। एंड डुप्लीकेट चीज़ें मार्केट में सस्ती बिकती हैं, ओरिजिनल चीज़ें होगी वो मार्केट में महंगी बिकेगी। सो मैं ये कहना चाहता हूँ, बच्चा 10 बच्चों का कंपैरिजन करते हुए सबके जैसा बन जाएगा तो वो खुद के जैसा नहीं बन पाएगा। एंड मे बी आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति का फिंगरप्रिंट इज़ डिफरेंट, राइट? इनफैक्ट आई का स्क्रीनिंग करेंगे दैट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, टंग का प्रिंट इज़ ऑल्सो डिफरेंट, एंड हर एक व्यक्ति की स्पेसिफिक बॉडी की स्मेल इज़ ऑल्सो डिफरेंट।
राइट। एंड इसीलिए डॉग जब कोई एक व्यक्ति को सूंघेगा तो भीड़ में हज़ारों लोग वहाँ से गुजरे हैं, फिर भी डॉग वो व्यक्ति को पीछा कर पाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ व्हाट, कि हर एक व्यक्ति की बॉडी की फ्रेगरेंस इज ऑल्सो डिफरेंट। तो मैं कहना चाहता हूँ भगवान ने यदि इतनी यूनिक चीज़ दी है तो ये जो खोपड़ी के खोपचे में रखी हुई चीज़ है, राइट, ब्रेन, वो भी तो यूनिक दिया हुआ है। सो सारे मम्मी पापा को जब कंपैरिजन बंद करना है तो पहली चीज़, बच्चे के अंदर कौन सी कमी है वो ना देखें, बच्चे की कौन सी खूबी है, वो कौन सा काम यूनिक वे में कर सकता है, उसको देखने पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए। नंबर 2, कोई भी टैलेंट है बच्चे के अंदर, कोई भी खूबी है, वो खूबी को यदि हमें दुनिया तक पहुंचाना है तो कोई भी व्यक्ति टैलेंट का पैसा नहीं देता। राइट। आई रिपीट, कोई भी व्यक्ति टैलेंट का पैसा नहीं देता, टैलेंट इनटू स्किल। राइट। सो मेरे पास पेरेंटिंग का टैलेंट है, आपके पास NLP का टैलेंट है, बट आप अग्री करेंगे कि जूम मीटिंग में बोलने का स्किल होना चाहिए। ट्रू। आपने जो यहाँ पर पूरा स्टूडियो का सेटअप और टेक्निकलिटीज़ और जो भी चैलेंजेस आए तो उसको डील करने का स्किल होना चाहिए। ट्रू। पब्लिक स्पीकिंग का स्किल होना चाहिए, तभी आप आपकी NLP या पेरेंटिंग या और कोई भी टैलेंट है उसको यूज़ कर पाएंगे। सो बच्चे में गाने की टैलेंट है, म्यूज़िक की टैलेंट है, बट यदि वो स्टूडियो में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, स्टेडियम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, पब्लिक के बीच में ऑडिटोरियम में परफॉर्म नहीं कर पाएगा, समहाउ वो मोनेटाइज कभी नहीं कर पाएगा। सो नंबर 1, बच्चे की खूबी को देखें। नंबर 2, SDP, कॉल्ड स्किल डेवलपमेंट प्लान। राइट। सो मेरे बच्चे में ये 4 खूबी है, वो 4 खूबी को निखारने के लिए कौन कौन सी सपोर्टिंग स्किल्स होगी, वो मम्मी पापा बैठकर आधा घंटा बैठकर वो प्लान करें एंड वो स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस करें। सो ट्रू। एंड जब वो होगा, फिर तीसरी चीज़ कह के ये टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड वैल्यू एडिशन। ओके। सो टैलेंट इनटू स्किल, स्किल इनटू वैल्यू एडिशन। सो अब मेरे पास जो स्किल है उससे मैं कौन सी ऑडियंस की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। ट्रू। इज इक्विवेलेंट टू मनी और सक्सेस। सो ट्रू। राइट। सो अब मेरे बच्चे, ज़्यादातर टीन एज के बच्चे जब हम काउंसलिंग के लिए आते हैं, दे आर इन 10th में भी 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट किया है, कॉलेज में बच्चा है, एंड मैं पूछता हूँ बेटा आपके अंदर कौन सी खूबी है, समहाउ वो बोलते पता नहीं है। अभी वन ऑफ द मिनिस्टर, उनकी डॉटर एट द एज ऑफ 25 शी केम फॉर द काउंसलिंग एंड शी वॉज लिटरली क्राइंग, एंड उसको लगता था कि मेरे जीवन का कोई पर्पज़ नहीं है, एंड शी वॉन्टेड टू कमिट सुसाइड। अब उसके पास पैसे, नेम, फेम, मनी, जिसके लिए मुझे आपको शायद दौड़ना पड़ रहा है, उसको तो वो कुछ ज़रूरत ही नहीं है। राइट। US में पढ़ रही है, सारी फैसिलिटीज़ है, बट फिर भी वैसा फील हो रहा है बिकॉज उसकी जो टैलेंट है वो देखी नहीं गई, स्किल है वो नर्चर नहीं करी गई, एंड इसीलिए एक फेज़ आता है लाइफ में कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस। ट्रू। तो वहाँ पर वो आइडेंटिटी क्राइसिस वाले फेज़ में थी, एंड इसलिए अब ना उसको कैसे वैल्यू ऐड करना वो पता ही नहीं है। वो जो जानती है, उसके पास जो डिग्री है, उसे कौन सी कंपनी के अंदर, कौन से लोगों के अंदर, कौन सी प्रोडक्ट या कौन सी सर्विस के थ्रू लोगों के लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकती है, वो मम्मी पापा को बच्चों को समझाना पड़ेगा। तो ही वो मे बी मनी और मे बी सक्सेस जो भी उनको बच्चों को देना है वो तभी मिल पाएगा। सो ट्रू। सो मुझे लगता है कंपैरिजन ना करते हुए ये 3 फेज जर्नी के ऊपर मम्मी पापा को काम करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। और वो जो मोबाइल वाला पार्ट आपने बताया था कि मोबाइल दे देते हैं, हाउ टू डील विद दैट, बिकॉज कई बार आजकल हम देखें तो दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, सो इट बिकम्स डिफ़िकल्ट फॉर देम टू गिव देम द रिक्वायर्ड अटेंशन। तो व्हाट इज़ द सोल्यूशन? वो मोबाइल ना दे तो क्या करें उस टाइम पे? वंडरफुल क्वेश्चन। सो पहली चीज़ कि बच्चे को मोबाइल नहीं चाहिए। ओके। बच्चे को खुशी चाहिए एंड एंगेजमेंट चाहिए। ट्रू। बच्चा उस समय पे एंगेज होना चाहता है, बच्चा खुश होना चाहता है, दैट इज़ द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ दैट चाइल्ड। अब वो छोटा बच्चा है, उसको यदि हमने बेलन और कटोरी भी दे दिया तो टिंग टिंग आवाज़ करते हुए भी ही इज़ मोर देन हैप्पी और शी इज़ मोर देन हैप्पी। बच्चे को मोर देन टॉय, वो जो बॉक्स, जो पार्सल घर पे आया उसका जो बॉक्स है वो भी दे दिया तो बच्चा वहाँ पर क्रिएटिव इमेजिनेशन से कुछ ना कुछ काटेगा, खोलेगा, कुछ गाड़ी बनाएगा, कुछ पंछी बनाएगा, कुछ भी करते हुए उसके साथ 1.5 घंटा 2 घंटा खेल पाएगा। सो हमें पहली चीज़ करनी चाहिए, मदर एंड फादर को पहला हम एक स्क्रीन का रूल बनाएं। रूल इज़ 4/2/1। ओके।
4 इज़ व्हाट, 4 आवर्स बच्चा जब स्टडी करता है या लर्निंग करता है या होमवर्क करता है या राइटिंग करता है या कुछ भी काम करता है फॉर अ लर्निंग पर्पस, देन आफ्टर आता है 2 एंड 2 S फॉर व्हाट, स्पोर्ट्स. ओके. सो 4 घंटा स्टडी हुआ, 2 घंटा स्पोर्ट्स इंडोर एंड आउटडोर एक्टिविटी हुआ, उसके बाद में S आना चाहिए. S फॉर व्हाट, स्क्रीन. राइट. सो बच्चे के लिए, जैसे हमारे घर पे अध्याय, मेरा बेटा 7 साल का है, 12:30 से पहले टीवी और स्क्रीन इज़ नॉट अलाउड. अच्छा. सो अभी जब जैसे अध्याय उठेगा, मैं और वो थोड़ी धमाल मस्ती करेंगे, फिर वो सुपरमैन बनेगा तो मैं उठाऊंगा उसको, घर में लेफ्ट जाओ राइट जाओ ऐसे करके पूरा घर घुमाएगा, फिर नाश्ते के टेबल पे आएगा एंड फिर नाश्ता हम करेंगे. उसको पता है कि अब मैं टीवी रूम में नहीं जा सकता, वो सीधा जाएगा टॉय रूम में. एंड बिफोर 12:30 वी मेक श्योर कि वो अकेला 2 घंटा इंडोर अपने टॉय रूम में, मे बी लेगो या ब्लॉक या कुछ ना कुछ, वो वहाँ पर अकेला खुद के साथ टाइम बिताए. एंड वो जब उसने 2 घंटा किया हुआ है, उसके बाद में 12:30 to 1:30 और लेट बाय लेट 2 या 2:30 तक, यदि उसके कोई फ्रेंड्स वगैरह नहीं हैं तो वहाँ पर वो टीवी देख सकता है. 2:30 के बाद में नाउ इट इज़ नॉट अलाउड. सो 2:30 टू मे बी 7:30 और 8:30 तक या तो खेलना है, या तो ट्यूशन या कोई एक्टिविटी हो, स्विमिंग हो या टेनिस हो या स्केटिंग, वो ही कुछ सारी एक्टिविटी में आपको एंगेज रहना है. शाम के समय पे आप 1 आवर तक देख सकते हो. तो नाउ हम एज अ मदर फादर, नॉट नेसेसरी कि हम मोबाइल नहीं देंगे तो बच्चे एंटरटेन नहीं होंगे. इनफैक्ट मोबाइल देने से बच्चे ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएंगे, ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाएंगे, उनका ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा. बिकॉज छोटे बच्चे को, जैसे मैं और आप कुछ काम करें तो विद द फ्लैट फेस वी कैन स्टे फॉर 1 आवर 2 आवर 3 आवर, बट बच्चे को सामने रिस्पॉन्स चाहिए. राइट. 2 एडल्ट है, अपने अपने काम में लगे हुए हैं, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, अपने काम में एंगेज रहते हुए 2 घंटा काम कर सकते हैं, बट बच्चा वैसा कभी नहीं कर सकता बिकॉज बच्चे को अटेंशन चाहिए. एंड वो बच्चे को मे बी जब वो स्क्रीन देख रहा है तो 1.5 घंटा 2 घंटे से सामने से कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसीलिए बच्चा भी फ्लैट फेस, माने विदाउट एनी रिएक्शन, विदाउट एनी इमोशन वो हो रहा है. एंड इसीलिए मे बी ढेर सारे केसेस हमारे पास आते हैं कि वो बच्चे को मे बी मोबाइल दिया, उसके बाद में PS4 वगैरह सब गेम ला के दिया. नाउ बच्चा 10th स्टैंडर्ड में है एंड रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वो खेल रहा है. एंड नाउ अब जो दिन मम्मा ने उसके पास से वो लिया, मम्मा के ऊपर हाथ उठाया, पापा आउट ऑफ स्टेशन थे, वो इमीडिएटली घर पे आए, पापा ने उसको डांटा तो बच्चे ने पापा के ऊपर हाथ उठाया, लिटरली उतना कि 2 दुश्मन एक दूसरे को मारे वैसा. इन दैट नाइट मम्मी पापा घर पे रह नहीं पाए, अपने दोस्त के घर पे जाके सोए. अब नाउ इन दिस सिचुएशन यू कैन इमेजिन कि ना ही पुलिस केस कर सकते हैं खुद के बच्चे के ऊपर एज ए इमोशन के तौर पे, एंड ना ही वो बच्चे के साथ में रह सकते हैं. सो वो सिचुएशन, माने मैं कहूँ खतपतवार जब उगता है, वीड जब उगता है, तो माली को क्या करना चाहिए, वीड जब छोटा हो तभी काट लेना चाहिए, अदरवाइज वो जो प्लांट है ना उसको खा जाएगा, प्लांट के सारे न्यूट्रिशन से उसको खा जाएगा. एंड इसलिए मोबाइल और मे बी स्क्रीन उसको हमें बाद में देना है, नॉट बिफोर. एंड उसके लिए हमें घर में नियम बनाना है. बच्चा कोई भी टॉय से, लेगो से, चेस, सुडोकू, स्क्रम्बल, कुछ ना कुछ वो खेले, बट उसको हम पर्टिकुलरली वही करने देंगे. इन बिटवीन हमें डिस्टर्ब करे तो क्या करना चाहिए, हम काम करें, इन बिटवीन बच्चा आ गया तो उस समय पे बच्चे को ऐसा मत बोलो कि मैं बिजी हूँ. राइट. ऐसा होगा तो बच्चे को नहीं बोलना है मैं बिजी हूँ. बच्चा मेरे पास है, जैसे मेरा भी कोई नेशनल टीवी पर इंटरव्यू चल रहा है एंड अध्याय सपोज ऑफिस में आया तो वो आके मेरी कैबिन में आके पहले मेरी गोदी में बैठेगा एंड अभी ऑन कैमरा लाइव हूँ तो मैं बोलूँगा बेटा कम, एंड वो आएगा मेरी गोदी में बैठेगा, 1 मिनट 2 मिनट में सहलाऊंगा एंड नाउ ही विल रियलाइज कि मैं इंपॉर्टेंट काम के अंदर हूँ, तो वो सबको बाय बाय करके चला जाएगा. राइट. सो वो बच्चे को खाली 1 मिनट का अटेंशन चाहिए, उसको लगना चाहिए कि वो आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, तो वो बच्चा कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा. सो ट्रू, ब्यूटीफुल. सो बच्चों में जो टेंट्रम होते हैं, स्पेशली जो सोशल सिचुएशन में कई बार ज़्यादा करते हैं कि जब लोग हैं, बाहर है,
तो उस समय जो सोशल सिचुएशंस हैं उनमें उन टेंट्रम्स को कैसे डील किया जा सकता है कि आप ज़्यादा डांट भी नहीं पा रहे हो, हाउ टू डील विद दैट? राइट। सो कहना चाहूँगा, बच्चों हमें साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। बच्चे हमारी साइकोलॉजी भली भांति जानते हैं। ट्रू, राइट, बहुत अच्छे से उनको पता है कि कब मम्मी और पापा से मैं काम निकलवा सकता हूँ और किससे काम निकलवा सकता हूँ। उनको कोई क्लास अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सो वो एडवांस वर्जन है। राइट। सो यहाँ पर पहली चीज़ जो मैं कहना चाहूँगा कि जब भी बच्चा का कोई भी बिहेवियर उसको अटेंशन मिला तो वो बिहेवियर रिपीट होगा ही होगा। सो फॉर एन एग्जाम्पल, बच्चा जब मम्मी पापा अकेले होंगे तो उतनी ज़िद नहीं करेगा, बट जब मेहमान आएंगे तो मोबाइल के लिए, चॉकलेट के लिए, आइसक्रीम के लिए, या फिर हम मॉल में हैं तब वो बच्चा टेंट्रम थ्रो करेगा ही करेगा। एंड उस समय पे हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है। वेरी फर्स्ट थिंग कि जैसे बच्चा है तो बच्चे को बजटिंग सिखाना पड़ेगा, स्पेसिफिकली जब मॉल वगैरह में लेके गए तब। एंड वहाँ पर जैसे बच्चा भी मॉल पे सीधा लेट गया, पैर पछाड़ रहा है, रो रहा है, एंड हो क्या रहा है, आजू बाजू वाले लोग जैसे हमको दिखते हैं हम आतंकवादी हो, राइट। एंड मम्मी पापा एम्बेरेस फील करते हैं, सोचते हुए कि यार ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। पर मैं कहना चाहता हूँ उनके भी बच्चे का वही हाल है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, फील दी कॉन्फिडेंस, एंड आप ये सोचिए कि ये बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। यदि अभी वो जो टेंट्रम थ्रो कर रहा है, अभी वो जिद कर रहा है, अभी वो जब रो रहा है, अभी वो जब ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, उस समय पे मैंने यदि उसकी डिमांड को पूरा कर दिया तो नाउ जैसे एनएलपी के अंदर भी न्यूरो उसका कनेक्शन क्या बना, एंगर और टेंट्रम एंड देन आफ्टर चॉकलेट, एंगर एंड टेंट्रम देन आफ्टर आइसक्रीम, एंगर एंड टेंट्रम देन आफ्टर टॉय। तो नाउ अब दोनों के बीच में कनेक्शन बन गया। अब वो बच्चे को वही लगेगा कि मुझे कुछ भी चाहिए तो डिमांड करो, रो, जिद करो, तभी मुझे कुछ मिलेगा। राइट। एंड इसीलिए हमें जो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि जैसे मेरा बेटा जब छोटा था, वो जब भी ऐसी कुछ बात करे ऊंची आवाज़ में या समथिंग, तो मैं खाली सुना, फिर मैं कहूँगा कि बेटा आप जब ऐसे ऊंची आवाज़ में बात करते हो पापा को कुछ समझ में नहीं आता। नाइस। राइट। तो आप प्यार से कह सकते हो, तो फिर भी वो ऊंची आवाज़ में बच्चा बात करेगा, बिकॉज उस समय पे उसके इमोशंस आर वेरी हाई। तो मैं कहूँगा एक मिनट मेरे पास आओ बेटा, राइट। एंड मैं गोदी में बिठाया, उसके सर पे हाथ घुमाया, फिर मैं एक चीज़ कहूँगा, क्या मालूम है बेटा, आंखें साफ कर लो, बेटा आंखें साफ कर लो। सो वहाँ पर हमें बच्चे को सीधा रोकना नहीं है या वो गलत है वैसा कहना नहीं है, उसको डाइवर्ट करना है। तो नाउ उसका फोकस जो टॉय पे था, चॉकलेट पे था, वहाँ पर से मैंने कहाँ पर हटाया, बेटा आंखें साफ करो। आंखें साफ हो गई, वेरी गुड बेटा, अब आप प्यार से कहो आप क्या कहना चाहते हो। अब नाउ यदि मैं सपोज वो दिलाना भी चाहता हूँ, कोई भी चीज़, छोटा सा टॉय ज़रूरत है उसकी, मैं दिलाना चाहता हूँ, तो उससे पहले उसको शांत करना है। नंबर 2, उसके बाद में सहलाया। नंबर 3, उसको बोलना है कि बेटा प्यार से बात करो, क्या कहना चाहते हो। उसने कहा, मतलब बेटा प्लीज़ बोल सकते हो आप साथ में। उसने बोला प्लीज़, वेरी गुड बेटा, आपने कितना अच्छे से समझाया, मुझे तुरंत समझ में आया, चलो हम लेकर आते हैं। एंड नाउ नेक्स्ट टाइम अब उसका प्रोग्रामिंग क्या हुआ कि मुझे कुछ भी इस चीज़ वस्तु चाहिए, मैं जिद करूँगा, रोऊंगा, पैर पछाड़ूंगा तो मुझे नहीं मिलेगा, सामने वाले को समझ में नहीं आएगा। एंड मैं प्यार से बात करूँगा तो मेरे मिलने के चांसेस ज़्यादा है। सो हम कभी भी टेंट्रम को या रोने को हम अटेंशन ना दें। इनफैक्ट बच्चा जब गिर जाता है, पहला चीज़ क्या करता है, देखता है, किसी ने देखा तो नहीं। राइट। एंड यदि उस समय पे यदि उसको पता चला कि मम्मा पापा कोई ना कोई है जो अटेंशन दे, तो वो रोना शुरू करेगा, अदरवाइज वो बच्चा रोता नहीं है। राइट। सो अध्याय जब छोटा था तो वो गिरे और हमारी ओर देखे तो हम उसकी ओर देखते थे और मुस्कुराते थे और क्लैप करते थे। अच्छा। तो नाउ अभी अध्याय जब भी पर्टिकुलरली गिरा इतने सालों के अंदर, फर्स्ट 3-4 years वॉक करते या दौड़ते समथिंग, तो वो भी खड़ा होगा, हंसेगा और फिर खुद ताली बजाएगा और फिर खिलना शुरू कर देगा। राइट। मे बी शायद उसके घुटने में चोट आई है, खून निकला है, बट ही इज़ एंजॉइंग दैट थिंग। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्स उसने वही देखा हुआ है। ट्रू। सो इसलिए मुझे लगता है कि हम बच्चे के टेंट्रम को नहीं, बच्चा जब पोलाइटली बात करे उसी समय पे हम उसको अटेंशन दें। नंबर 2, हम काइंड ऑफ 10 में 10 चीज़ें उसने मांगी तो 10 में से 10 चीज़ें उसको ना दिलाएं।
10 में से 2 या 3 चीज़ वस्तु ऐसी होनी चाहिए जिसको हम अफरेंटली नो कहे। बच्चे को ना सुनने की आदत डालनी चाहिए। राइट। नंबर 1 वो आदत हमने डाली। नंबर 2 2 या 3 चीज़ें वैसी हो कि जहाँ पर वो चीज़ वस्तु के लिए हम उसको पोस्टपोन करें। मे बी बेटा नेक्स्ट वीक मिलेगा, बेटा नेक्स्ट मंथ में मिलेगा, तो वहाँ पर उसके अंदर डिलेड ग्रेटिफिकेशन आना शुरू होगा। एंड 3-4 चीज़ें वैसी हो उसने मांगा और जिद में कन्वर्ट हो, उसे पहले दिला दो। पता है कि हफ्ते में एक बार बच्चा चॉकलेट, आइसक्रीम, जंक फूड खाएगा, तो वो डिमांड करे तब तक की वेट क्यों करनी है। अब ढेर सारे मम्मी पापा की आदत है, जब तक बच्चा टेंट्रम थ्रो नहीं करता तो पहली बात में सुनते नहीं है। राइट। तो मुझे लगता है ये हम 33 वाला रूल फॉलो करें, क्योंकि बच्चे का ना सुनना भी ज़रूरी है। So true. और उसका हाँ सुनना भी ज़रूरी है। So true. Beautifully explained. And punishment का क्या सिस्टम होना चाहिए? Because कुछ पेरेंट ऊंची आवाज़ में डांट के पनिश करते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं जो पिटाई कर देते हैं, इंडियन पेरेंट्स स्पेशली। तो अगर बच्चे ने कुछ गलत किया है तो उसे उस गलती का एहसास किस तरीके से दिलाना चाहिए कि वो आगे रिपीट ना करे? तो क्या एक राइट मेथड है? पहले तो गलत मेथड क्या है? 2 तो मैंने बताया, और कोई अगर हैं तो आप बताएं कि गलत। सो नाउ इन दैट सिचुएशन मम्मी पापा को अब क्या करना है कि बच्चे ने कुछ गलत किया, तो एग्जाम्पल के तौर पे मे बी हैंड राइटिंग ख़राब है या टीवी ज़्यादा देख रहा है वगैरह वगैरह कुछ भी, तो पहले हम फियर नहीं देंगे, नेगेटिव सजेशंस नहीं देंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए, सेट बॉडी लैंग्वेज बिफोर द लैंग्वेज। ओके। सेट बॉडी लैंग्वेज बिफोर द लैंग्वेज। सो एग्जाम्पल के तौर पे अभी बच्चा जैसे टीवी ज़्यादा देख रहा है और उसको हम सीधा मना कर रहे हैं। अभी नाउ एक बॉटल के अंदर भी पानी भरना है, तो हमें सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा? पहले खोलना पड़ेगा उसे, ढक्कन खोलना पड़ेगा। तो नाउ अब मम्मी पापा एडवाइस डालना चाहते हैं, तो उसके दिमाग का ढक्कन खुला है कि नहीं? अभी उसके अंदर वीडियो गेम चल रहा है, अभी उसके अंदर दोस्त के साथ खेलना चल रहा है, उसके अंदर अभी टीवी चल रहा है, और वहीं पर आप आए एंड ज़रा सोचें चाइल्ड साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो बच्चा ये हाइट पे है एंड मम्मी पापा ऑलमोस्ट 3 टाइम्स डबल और 3 टाइम्स हाइट पे हैं। हम यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाजू में खली आ जाए और ऊपर से आके ऐसे चिल्लाना शुरू करे तो हमारे ऊपर क्या बीतेगी? राइट। एंड उस समय पे जब आप चिल्लाते हो तो यू आर डबल दी हाइट, एंड जब आप बच्चे के ऊपर चिल्लाते हो, बच्चा वो इंफॉर्मेशन को, बच्चा वो डांट को प्रोसेस ही नहीं कर पाता। वेरी फर्स्ट थिंग कि ढक्कन बंद है, उसके दिमाग में अभी टीवी का प्रोग्राम चल रहा था, डोरेमोन, छोटा भीम, कुछ ना कुछ चल रहा था, उतनी देर में मोटा भीम आया एंड कुछ एडवाइस दे रहा है एंड डबल दी हाइट है एंड फिर भी चीख के चिल्ला के बात करे, तो नाउ बच्चा ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस नहीं कर पाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट बच्चा रियलाइज करने की जगह पर रिएक्ट करेगा। वो बोलेगा कि अब बच्चा मम्मी पापा नहीं हो, फलाना ढिमका, या बच्चा मम्मी पापा से थोड़ा दूर होना चाहेगा। इन दैट सिचुएशन फर्स्ट रूल इज व्हाट? सेट बॉडी लैंग्वेज बिफोर द लैंग्वेज। सो नाउ बच्चा टीवी देख रहा है, वैसे भी 10 मिनट चीखने चिल्लाने में जाते हैं, इंस्टेड हम क्या करें, 10 मिनट बच्चे के बाजू में बैठ जाए, बाजू में बैठे एंड उसके बाद में उसके हाथ को हमारे हाथ में लेकर खाली सहलाते रहे। राइट। सो नाउ उसका 100% फोकस था, उसको मैंने 5% 10% डाइवर्ट किया। बोलूँ बेटा मेरी गोदी में सो जाओ, चलो सोते सोते थोड़ी देर देखते हैं। 5 मिनट उसने वैसे देखा एंड अब मैं कहूँ कि बेटा एक्चुअली टीवी बंद करने का टाइम तो हमारा 2:30 बजे का था, अभी 2:35 हो चुकी है, 2:40 हो चुकी है, 10 मिनट एक्स्ट्रा हो चुकी है, तो क्यों ना हम अभी हमारा जो खेलने वाला प्रोग्राम था उसको अब हम कंटिन्यू करें। वैसा करते हुए आप खड़े हो जाओ, टीवी की स्विच बंद करो। बच्चे को अब नेक्स्ट क्या करना है? वेरी फर्स्ट थिंग, आपने पहले बॉडी लैंग्वेज सेट किया, उसके बाजू में बैठ गए, इक्वल फील कराया, उसके दिमाग के ढक्कन को खोला, मैंने थोड़ा सा आपका स्पेस बनाया, उसके बाद में आपने इंफॉर्मेशन को दिया एंड आपने टीवी बंद किया और उसको बोला क्या तू इतना ज़्यादा टीवी देखता है, तू मेरी बात सुनता नहीं है, ये सारे नेगेटिव सजेशंस। इंस्टेड मैं कहूँगी बेटा हमारा जो खेलने का प्रोग्राम था या हमारा होमवर्क का प्रोग्राम था या ट्यूशन या आपका स्पोर्ट्स का, चलो वो कंटिन्यू करते हैं। व्हाट इज़ नेक्स्ट? जब तक वो बच्चे को क्लियर नहीं है तो मेरे ऊपर, आपके ऊपर जिम्मेदारी है
कि ये इसके बाद हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। बच्चे के पास क्या जिम्मेदारी है? बच्चे को पता ही नहीं व्हाट इज़ नेक्स्ट, तो वो तो वही करता रहेगा जो काम में मज़ा आ रहा है। सो बॉडी लैंग्वेज, ढक्कन खोलना है, देन आफ्टर उसको गाइड करें व्हाट इज़ नेक्स्ट। ये 3 चीज़ हम करेंगे तो बच्चा सो रहा है। ज़्यादातर उठाने में भी मम्मी पापा को ढेर सारा पंगा होता है। पता है कि 15 मिनट चीखना चिल्लाना पड़ता है, तो हम क्या करें, 15 मिनट उसके बाजू में जाके उसकी रजाई को ऊपर उठा के उसके बाजू में जाके सो जाए। जादू की जप्पी करे, उसके सर पे हाथ घुमाए, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जो भी बोलते हैं वो उसका भगवान का नाम लेते रहे, उसको प्यार देते रहे। 10-15 मिनट के बाद आप रजाई हटाए और उसको बोले बेटा उठने का टाइम हो गया। गारंटी के साथ, क्योंकि वो बॉडी लैंग्वेज सेट हुआ है, दिमाग का ढक्कन खुल गया है। अब आप जब कहेंगे कि बेटा ट्यूशन के लिए जाना है, स्कूल के लिए जाना है, हमारा निकलना ज़रूरी है, चलो बेटा फटाफट तैयार हो जाओ, वो बच्चा इमीडिएटली बात मानेगा एंड वो रिएक्ट नहीं करेगा। अब वो रियलाइज़ करेगा कि मम्मी पापा मेरे भले के लिए कह रहे हैं। ब्यूटीफुल। सो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वेरी नाइस। आपकी पेरेंटिंग कैसे हुई है, ये कित हद तक इन्फ्लुएंस करता है कि आप अपने बच्चों को कैसे पेरेंट करेंगे? आई थिंक 100%। ओके, 100%। एंड माने दोनों तरीके से। यदि कोई व्यक्ति है जिसका बुरा पेरेंटिंग हुआ है, नेगेटिव पेरेंटिंग हुआ है, एंड एट द एज ऑफ 18 एवरीबडी इज पेरेंटिंग कोच, एंड उसने ऐसा सोच लिया है कि नहीं मैं तो मेरे बच्चे के साथ ऐसा कभी नहीं करूँगा, राइट, तो फिर वो जो है वो अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव पेरेंटिंग करेगा। पर यदि कोई अपने बच्चों के साथ पॉजिटिव पेरेंटिंग कर रहा है तो उसका भी सोर्स इज़ व्हाट, मम्मी पापा का नेगेटिव पेरेंटिंग। अच्छा, राइट। और कुछ लोग वैसे होंगे कि जिनका खुद का पॉजिटिव पेरेंटिंग हुआ, उनके मम्मी पापा ने कभी डांटा नहीं, कभी मारा नहीं और हमेशा उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट किया है, तो वही चीज़ वो आगे पास ऑन करते रहेंगे। तो साइकोलॉजी में मैं जनरली कहता हूँ माइनस माइनस प्लस, जो मैथ्स का रूल था, वही चीज़ काम करती है बच्चों के बिहेवियर के लिए भी। राइट। एंड प्लस माइनस माइनस। सो 2 घर हैं, दोनों घर में पापा इज काइंड ऑफ ड्रिंकर, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं दोनों घर में। अब एक घर के अंदर बच्चे ने बचपन से देखा है, क्योंकि घर की स्थिति अच्छी नहीं है एंड पापा शराब पीकर आते हैं, बच्चे को मारते हैं, मम्मी के ऊपर हाथ उठाते हैं। पहले से शराब इज़ अ नेगेटिव फॉर द हेल्थ। उसके साथ बच्चे के जो इमोशन जो जुड़े, वो कौन से जुड़े? नेगेटिव जुड़े, क्योंकि उसके कारण उसकी स्कूल की फ़ीस नहीं भरी गई, उसके कारण उसको जो टॉय चाहिए था वो भी पैसे पापा ने शराब में उड़ा दिए, मम्मी पापा के साथ वो कभी खेल नहीं पाया बिकॉज ऑफ व्हाट, शराब के कारण। तो नाउ शराब इज़ नेगेटिव, उसके साथ इमोशन जुड़े इज़ नेगेटिव, तो बच्चे का बिहेवियर क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस। राइट। अब वो बच्चा कभी भी वो बैड हैबिट को अपने जीवन में नहीं लाएगा। बट एट द वेरी सेम टाइम सेकंड पापा वेल टू डू फैमिली से हैं एंड ओकेजनली पीते हैं, पार्टी हो, सेलिब्रेशन हो, अचीवमेंट हो, तब पीते हैं। वो बच्चे ने बचपन से देखा है कि वाह, जब मैरिज होते हैं, फंक्शन होता है, पार्टी होती है, उस समय पे पर्टिकुलरली पी जाती है। तो नाउ वो बच्चा जब 18 साल का होगा, उसके पीने के चांसेस माइनस हैं, प्लस इमोशन जुड़े, वो चीज़ वस्तु नेगेटिव है बट इमोशन पॉजिटिव जुड़े, तो माइनस प्लस माइनस, वो बैड हैबिट उसके अंदर 100% आएगी ही आएगी। एंड प्लस प्लस तो प्लस, राइट। तो पॉजिटिव चीज़ है, उसके साथ पॉजिटिव इमोशन जुड़ेंगे तो वो चीज़ जनरेशन आफ्टर जनरेशन तक कंटिन्यू रहेगी। बट द प्रॉब्लम इज स्टडी इज पॉजिटिव, मम्मी पापा का प्यार इज पॉजिटिव, भगवान का नाम लेना, मंदिर पे जाना या कोई भी सेवा का काम करना इज पॉजिटिव। ज़्यादातर मम्मी पापा वहीं पे नेगेटिव इमोशंस जोड़ते हैं। स्टडी के लिए हमने डांटा, चीखे, चिल्लाए, स्कूल के लिए, होमवर्क के लिए, अब वो पॉजिटिव उसके साथ नेगेटिव इमोशन जुड़ गया, तो प्लस माइनस आउटकम वो बच्चा स्टडी को जिंदगी भर हेट करेगा, नेगेटिव आउटकम आएगा। सो ट्रू। सो मैथमेटिक्स को हमने साइकोलॉजी में अप्लाई किया ताकि पेरेंट्स इजीली समझ पाए। वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। अब कई पेरेंट्स की एक आदत होती है, दे स्पाई ऑन देयर किड्स, स्पेशली जब बच्चा टीनेज पे आने लगा है तो उनके फ़ोन चेक करना या उनके लैपटॉप की हिस्ट्री चेक करना, ये किस हद तक करेक्ट है कि वो जो डिसिप्लिन और फ्रीडम दोनों के बीच का जो डेलिकेट बैलेंस है वो किस तरीके से एक पेरेंट मैनेज करे, स्पेशली
टीनेज के जो पेरेंट्स हैं? सो जनरली जब भी हम बच्चों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, हम DRP बनेंगे. DRP इज दुखी राम पेरेंट. दुखी राम पेरेंट. सो टीन एज का बच्चा होगा, वो कुछ ना कुछ वैसा चीज़ करेगा जहाँ पर मम्मी पापा के इमोशंस थोड़े से हर्ट हो. हर एक टीन एज के बच्चा, क्योंकि उसकी खुद की पर्सनल लाइफ की अब शुरुआत हो रही है, एंड मम्मी पापा ने ये लेवल पे कभी बच्चे को सोचा हुआ नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने बचपन से देखा हुआ है. तो पहली चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, इसके लिए शास्त्रों के अंदर बड़ी प्यारी सी बात भी कही गई है. लालियत पंचित वर्षानी 10 वर्षानी ताड़ियत प्राप्ते तु पोष्टे पुत्रम मित्रम वदाचरित. तो उसका मतलब ये हुआ कि पहले 5 साल बच्चों को लालन पालन करना है. पहले फर्स्ट 5 years बच्चे को काइंड ऑफ एक राजा की तरह ट्रीट करो, उसको मैक्सिमम टाइम दो, वो जो कहे उसकी हाँ में हाँ, बट स्क्रीन के लिए और जंक फूड के लिए नहीं. उसके अलावा बाकी सारी चीज़ों में, टाइम में, खेलने में, कूदने में, हर जगह पर अटेंशन देने में, सारी चीज़ों में हाँ में हाँ होनी चाहिए. अब बच्चा जब 6 साल का हो, तब से लेके 15 साल तक बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने चाहिए. अब ज़्यादातर मम्मी पापा को स्पाई तभी करना पड़ता है 12-15 की एज के बाद, जिन्होंने 7 साल की एज के आसपास से, जब बच्चे का हेड डेवलप करना था, रूल्स एंड रेगुलेशंस बच्चे को सिखाने थे, वो जब बच्चे को ना सिखाए गए हों. मैक्सिमम मम्मी पापा क्या करते हैं, 6-7 साल का बच्चा हो जाए उसके बाद में ही सोचते फ्रेंड बनो, फ्रेंड बनो, फ्रेंड बनो. राइट मैं कहता हूँ फ्रेंड नहीं, फ्रेंडली बनो. फ्रेंडली, यस. राइट. सो फ्रेंड इस खभे पे खभा पे वो हाथ रख के जा सकते हैं, पर वो जो बच्चा है अभी आपके खभे पे हाथ नहीं रखना चाहिए. वो 16 साल के बाद का फेज है. राइट. जो फ्रेंड है वो दोनों आपस में बैठ के स्मोक कर सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं, बट क्या मम्मी पापा को बच्चे के सामने करना चाहिए? आंसर इज एब्सोल्युटली नो. सो ये जो समय है वहाँ पर बच्चे को रूल्स एंड रेगुलेशंस के इतने बजे से पहले बेटा टीवी चालू करना इज़ नॉट अलाउड, ये आपका होमवर्क का टाइम है, ये उठने का टाइम है. सो 7 साल का बच्चा जब एज क्रॉस कर ले, मैंने 8 साल ऑनवर्ड से 7 बजे के बाद बच्चा कभी उठना नहीं चाहिए. माने यदि बच्चा सुबह में 7 बजे से पहले उठने की हैबिट यदि 7 साल की एज से उसके अंदर डली हुई है, यदि उसके अंदर मैं कहना चाहूँगा कि रात को 9:30 बजे बेड पे जाने की यदि हैबिट डली हुई है, यदि उसका 2 घंटा स्पोर्ट्स करने की यदि हैबिट उसके अंदर डली हुई है, तो फिर मम्मी पापा को स्पाई नहीं करना पड़ेगा 15-16 साल की एज पे. ट्रू. सो हमें वो करना है, एंड जब 16 साल पे बच्चा पहुंच जाए तो फिर क्या करना है, बच्चों के दोस्त बनना है 16 साल के बाद में, ताकि बच्चे के ऊपर हमें स्पाई ना करना पड़े. बच्चा खुद खुल के हमारे साथ कोई भी बातचीत हो वो शेयर कर पाए. राइट. एंड इंस्टेड मोर देन स्पाइंग, मैं कहना चाहूँगा बच्चे के साथ डेट पे जाए. अच्छा. बेटा है तो इट्स पापा की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो बेटे के साथ महीने में या 15 दिन में एक बार लॉन्ग ड्राइव पे जाए, अकेले मूवी पे जाए, अकेले उसके साथ लंच या डिनर पे जाए. जब बहन, मम्मी और कोई नहीं है, एंड पापा और बेटा दोनों अकेले जब ड्राइव पे गए हैं, लॉन्ग ड्राइव पे गए हैं, 2, 3, 4 डेट के बाद में जब पापा ने उसको कहा कि बेटा दिस इज़ दी एज कि कोई लड़की आपको पसंद आ सकती है, अफेक्शन या अट्रैक्शन हो सकता है, इट इज़ नॉर्मल, पर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बता सकते हो. एंड बेटी है और मम्मी यदि उसके साथ डेट पे जाती है, तो मे भी ऐसा होगा कि जब नाउ डेज गर्ल्स के हाथ में भी फ़ोन है, तो किसी ने वो बेटी को कुछ गलत चीज़ें दिखा दी, तो नाउ आप अग्री करेंगे कि पापा है, भाई है, वो सबके बीच में बिकॉज ऑफ दिस सोशल सिचुएशन वो बेटी कभी भी मम्मा को कुछ पूछ नहीं पाएगी पब्लिकली या फैमिली मेम्बर्स के बीच में. पर यदि मम्मी ने वो एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, एवरी 15 days मे बी मूवी पे गए, मे बी इस तरीके से गए, तो नाउ अब बेटी मम्मा को कुछ भी पर्सनल से पर्सनल क्वेश्चन होगा वो पूछ पाएगी. वो ओपन स्पेस हमें बनानी पड़ेगी. सो स्पाई की जगह हमें स्पेस पे फोकस करना चाहिए. So true. तो मुझे लगता है कि बच्चा यदि कंफर्टेबल होगा आपके साथ तो बच्चा डेफिनेटली शेयर करेगा ही करेगा. सो ट्रू. तो कई बार टीनेजर बच्चों की एक प्रॉब्लम रहती है दैट माय पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड मी. सो इसका क्या सोल्यूशन है? कैसे वो अंडरस्टैंडिंग बिल्ड की जा सकती है, या फिर क्यों एक टीनेजर अपने आप को एक मिसअंडरस्टूड आइडेंटिटी में रहता है कि मेरे को नहीं समझते हैं ये लोग? व्हाई दैट हैपेंस? वेरी गुड.
सो वो हर बच्चे को ऐसा होता है. माने महात्मा गांधी जी के बेटे को भी वैसा फील हुआ था. माने हम कुछ भी करेंगे, टीन एज इज़ द एज कि जहाँ पर वो खुद आइडेंटिटी क्राइसिस से बच्चा गुजर रहा है. एंड उसको मैं सिंपल वे में पेरेंट्स के लिए समझाऊँ तो बच्चा जब छोटा था उसको घर के अंदर कहीं पर भी मम्मी पापा दादा दादी सब ने क्या दिया, पूरा अटेंशन दिया. अब वो टीन एज में धीरे धीरे बाहर की दुनिया में जाना शुरू हुआ तो जो अटेंशन जो लव उसको घर पे मिल रहा था अब वो दुनिया नहीं देती, दुनिया उतना भाव नहीं देती. तो नाउ ही और शी वांट्स टू प्रूव दैट कि मैं उतना ही वर्थ हूँ जितना घर पे था. एंड इसीलिए वो बच्चा कुछ करना चाहता है जिसके कारण उसकी वाहवाही, उसको लव, उसको रिस्पेक्ट पूरी दुनिया में उतना मिले. जब तक उसको पता नहीं चलता कि कौन से वे से मुझे वो रिस्पेक्ट पूरी दुनिया देगी, तब तक का जो फेज है दैट इज कॉल्ड आइडेंटिटी क्राइसिस. राइट. और वही एज में क्योंकि बच्चा खुद को नहीं समझ पा रहा, उसको लगता है कि मम्मी पापा भी पर्टिकुलरली मुझे नहीं समझते. सो ये सिचुएशन के अंदर पहली जो मम्मी पापा की जो चीज़ रहेगी, इस समय पे बच्चे को आपका प्यार नहीं चाहिए. इस समय पे बच्चे को आपका प्यार नहीं चाहिए. इस समय पे बच्चे को आपका अटेंशन नहीं चाहिए. मज़े की बात क्या है मालूम है, उस समय पे मम्मी जाएगी पप्पी करेगी, बच्चा पप्पी पोज देता है, बोले दूर रहो मुझसे दूर रहो. So true. अब बच्चे के दिमाग में और किसी की पप्पी चल रही है. आपकी नहीं चाहिए अभी से. So true. Yes. राइट. सो नाउ अभी वो जो दिमाग है उसके अंदर उसको क्या चाहिए, मोर देन लव, मोर देन अटेंशन, उसको चाहिए फ्रीडम एंड एक्साइटमेंट. Okay. सो टीन एज इज़ द एज कि जहाँ पर आप बच्चे को जितना अटेंशन देने की कोशिश करेंगे उतना वो बच्चा आपसे दूर जाएगा. विदाउट मांगे उसको यदि एडवाइस देने की कोशिश करेंगे, बेटा तेरे भले के लिए, तेरे भले के लिए, बोले मुझे मेरा भला नहीं चाहिए. एंड आप अग्री करेंगे कि यदि आज हम कोई भी बड़ा व्यक्ति होगा हमसे बड़ा, यदि किसी भी व्यक्ति को हम आप भी और मैं भी यदि इग्नोर करते हैं, अवॉइड करते हैं, तो वो वही व्यक्ति होगा जो बिना मांगे एडवाइस देता होगा. So true. राइट. Actually. सो नाउ अभी बच्चा ये बोलता है कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, मुझे वो लालू और गोलू और बोलू कह के मत बुलाओ. दुख की बात है कि बच्चा बड़ा हो गया बट अभी इनका पेरेंटिंग बड़ा नहीं हुआ है. So true. बच्चे को बड़े बच्चे की तरह उसको फ्रीडम चाहिए ना, उसको एक्साइटमेंट चाहिए. सो नाउ अभी वो बच्चा कोई ब्रांडेड शर्ट टी शर्ट जीन्स मांगे और मम्मी पापा किच किच करते हैं कि ये फलाना ढिमका. भी बचपन से आपने ही उसको महंगी स्कूल में डाला, आपने उसको वो एनवायरनमेंट दिया, हर महीने 2 बार आप उसको मॉल में लेके गए, वो ब्रांड आपने उसको दिखाया. अब तो बच्चा वो डिमांड करेगा. वो 2 बार मॉल में लेके गए, उसकी जगह 2 बार जंगल में लेके गए होते, महीने में यदि पहाड़ पे लेके गए होते, तो शायद बच्चा ये चीज़ों की डिमांड नहीं करता. बट अब बच्चा जब डिमांड करे तो हमें क्या करना चाहिए? तो टीन एज का बच्चा है, उसको फेवरेट जीन्स या टी शर्ट जो भी पसंद है, जो भी ब्रांड, जो भी कलर, वो लेकर आओ, गिफ्ट पैक करो, उसकी स्कूल बैग में डाल दो. एंड बच्चा जब मैं भी ट्यूशन में गया, स्कूल में गया, बैग को खोला एंड जब देखा अरे अंदर तो गिफ्ट क्या है, एंड जब वो निकाले एंड पता चले कि मम्मी पापा ने कुछ रखा हुआ है एंड मम्मी पापा ने लिखा है कि बेटा वी लव यू, वी आर प्राउड ऑफ यू. एंड टीन एज का बच्चा कुछ भी करे, अपने मम्मी पापा की नज़र में वो सबसे ऊपर उठना चाहता है. एनिमल मूवी जहाँ पर बच्चे की वो क्रेविंग है कि मेरे कारण मेरे पापा खुश हो. एंड इसीलिए जब टीन एज में बच्चा कुछ भी करे, बस उसमें खुश होना चालू कर दो तो बच्चे को एक्साइटमेंट मिलेगा. ऐसी सरप्राइज देना चालू करो, बच्चे को एक्साइटमेंट मिलेगा. एंड यदि वो मिल गया पॉजिटिव एक्साइटमेंट, तो बच्चा रेसिंग नहीं करेगा, बच्चा ड्रग्स के रवाड़े पे नहीं चढ़ेगा, बच्चा पार्टी एंड नाइट आउट एंड वो सारी चीज़ें नहीं करेगा. बट उसके लिए बापू अभी फेवरेट उसका हीरो है एंड उसका मूवी आया एंड पापा ही उसके लिए टिकट लेकर आए एंड बोले कि चल बेटा आज रात का शो है, मैं और तुम मूवी देखने के लिए जाएंगे और उससे पहले तेरी जो फेवरेट रेस्टोरेंट है ना वहाँ पर मैं और तुम डिनर करेंगे और फिर वो मूवी देखेंगे. फ्राइडे फर्स्ट नाइट में, फर्स्ट डे फर्स्ट, मतलब फर्स्ट शो तो नहीं होगा, 3rd या 4th जो भी शो है, पर वो मैं बेटा तेरे साथ देखना चाहता हूँ. तेरा फेवरेट हीरो है, चल हम देखते हैं.
एंड उस समय पे यदि बच्चे को वो एक्साइटमेंट दिया ना, तो वो बच्चा आपके अलावा और कहीं पर नहीं जाएगा इन द सर्च ऑफ एक्साइटमेंट. सो ट्रू. एंड वो बच्चे को आप फ्रीडम दे दो, उसके बाद में उसको पूछो मत, वो जब बताए तो सुनो. एंड यू विल सी, कहा जाता है कि आम के पेड़ पर आम आता है, आम के पेड़ पर आम आता है, आम के पेड़ के लिए नहीं, दुनिया के लिए. राइट. सेम वे आपके घर पे ये जो बच्चा आया है, आपके लिए नहीं आया है स्पिरिचुअली, वो दुनिया के लिए आया है, दुनिया को बेहतर बनाने के लिए आया है. एंड जब मम्मी एंड पापा ये समय पे ये समझ ले कि ये बच्चा हमारे थ्रू आया है, बट हमारे साथ यदि रहेगा और पेड़ पे ही पक पक के खराब हो जाएगा, उससे अच्छा ये मार्केट में जाना चाहिए, सही और गलत चीज़ों का अनुभव करना चाहिए. बच्चे के फ्रेंड्स उसको गाली सिखाने चाहिए. एंड मैं तो बोलूँ बेटा नहीं, आज का समय वैसा है कि बेटी को भी बड़ी वाली आनी चाहिए. अच्छा. राइट. एंड जब मेरा बच्चा कहीं पे से कुछ बैड वर्ड सीख के आए, तो दुखी नहीं होना है. वो DRP फिर से हो गए. मैं कहता हूँ SRP हो जाओ, सुखी राम पेरेंट हो जाओ. राइट. एंड बच्चे ने थोड़े से वर्ड सीखे तो मम्मी पापा क्या बोलेंगे, खबरदार उसके साथ बोला तो. आपको भी पता है बच्चा चोरी छुप के बोलता है, बोलेगा ही बोलेगा. इंस्टेड यदि बच्चे को मम्मी पापा बोले कि वेरी गुड बेटा, ये चीज़ें आपको सीखने को मिल गई, वेरी गुड, आई एम हैप्पी फॉर यू, आई एम हैप्पी फॉर यू, पर बेटा अब मैं आपको खाली बताऊँ इसका उपयोग कब करना है और कब नहीं करना है. राइट. तो बेटी भी आज वैसी होनी चाहिए कि उसको छेड़े तो सामने वाले की नानी याद कराए. वैसी पावरफुल बेटी आज की होनी चाहिए, और बेटा भी होना ज़रूरी है आज के समय में. एंड इसीलिए किसी दोस्त ने उसको बैड वर्ड सिखाए, डोंट यू थिंक हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए? बिकॉज एज अ फादर, एज अ मदर, हम बच्चे को कभी नहीं सिखा सकते. तो किसी और ने सिखाया तो हम दुखी क्यों हों? राइट. हम खुश हो. कई पेरेंट्स तो ऐसे होते हैं जो खुद बोल रहे होते हैं लेकिन बच्चे को मना कर रहे होते हैं. सही है, 100%. सो इंस्टेड हम बच्चे को जस्ट खाली वही करें कि बेटा आपको यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर यूज़ नहीं करना है. एंड यू विल सी कि बच्चा खुल के बोलेगा, खुल के आपके साथ अपनी जो आइडियाज़ है वो शेयर करेगा. एंड यदि खुद बोल रहे हैं तो पहले घर में बोलना बंद करना चाहिए. सो ट्रू. एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी मूव टू रैपिड फायर. करियर में कितना इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स का रहना चाहिए? बिकॉज मैनी टाइम्स इंडियन पेरेंट्स बच्चों पे बहुत इम्पोज करते हैं कि तुझे इस करियर में जाना चाहिए. सो हाउ डू यू टेक दैट? उसमें बच्चा क्या करे और पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? वंडरफुल क्वेश्चन. सो आई थिंक बच्चा छोटा था तब से लेके बच्चे के करियर सिलेक्शन तक की पूरी पेरेंटिंग की जर्नी आपने कवर करी हुई है जी. सो मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बच्चों का जब करियर का हम प्लान कर रहे हैं तो देयर आर 3 फेज. Number 1, and that is career planning. Number 2, career selection. And number 3, career management. Okay. So career planning का फेज शुरू होता है जब बच्चा 10 साल का हो. 10 साल पे बच्चे के करियर प्लानिंग का फेज होता है. 16 से 18 इज़ फॉर करियर सिलेक्शन. एंड जब वो सिलेक्ट हो जाए तो 18 या 20 तक, उसके बाद में 25 तक का जो टाइम है दैट इज़ फॉर करियर मैनेजमेंट. इसको थोड़ा और अगर आप एलोबरेट कर सकें. सो यहाँ पर 2 सिचुएशन होती है. एक, मम्मी पापा मैंने कहा वही तुझे करना है, दैट इज़ 100% रॉन्ग. एंड दूसरे मम्मी पापा जो बोलते हैं कि बेटा हमारी कोई भी इच्छा नहीं है, तुझे जो करना है वो कर, दैट इज़ ऑल्सो 100% रॉन्ग. माने ये एक्सट्रीम है और ये एक्सट्रीम है. दोनों एक्सट्रीम इज़ एक्सट्रीमली रॉन्ग. उसकी जगह मिड वे हमारा होना चाहिए. एंड क्योंकि हमारे पास काउंसलिंग के जब बच्चे आते हैं, एंड मैं भी शायद जान के हैरानी हूँ कि जो बच्चा 10th के अंदर 92 लेकर आया हो, 12th के अंदर 92-95 लेकर आया हो, इंदौर की वन ऑफ द मेडिकल कॉलेज के अंदर बच्चे को 2 करोड़ का डोनेशन भर के बच्चे को मेडिकल में एडमिशन करवाया हुआ हो, एंड वो बच्चा मेडिकल में जाने के बाद ड्रग्स के रवाड़े पे वो लग जाए, मे बी डिप्रेशन में चला जाए, वो बच्चा सुसाइडल अटेम्प्ट तक पहुंच जाए, वो बच्चा इंस्टाग्राम, पब्लिक स्पीकिंग, स्विमिंग, यूट्यूब, म्यूज़िक कंपोज करना,
उसके अलावा इतनी सारी स्किल कि हमें लगे कि यार हम कम टैलेंटेड है एज ए काउंसलर के तौर पे। इतनी सारी चीज़ों के अंदर वो बच्चा मास्टर, अलोंग विद दैट साइंस में इतना अच्छा स्कोर। एंड देन आफ्टर वो जब वहाँ पर काउंसलिंग हुआ, बातचीत हुआ, एंड फिर पता चला कि वहाँ पर बच्चे ने खुद डिसाइड किया था कि मैं यह करना चाहता हूँ। मम्मी पापा ने पैसे अरेंज करके दिए और बोला कि देख बेटा तेरे लिए कर रहे हैं, तेरे कहने पे कर रहे हैं। अब नाउ बच्चे के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर था कि वहाँ पर जाने के बाद वो जो मेडिकल पूरा नहीं कर पा रहा था तो वो मम्मी पापा को खुल के बोल ही नहीं पाया। राइट। सो मे बी मम्मी पापा ने फ्रीडम तो दे दिया, पैसे तो दे दिए, बट उसके कारण सिर्फ बच्चे के ऊपर प्रेशर आ जाता है। राइट। सो वहाँ पर भी वो प्रेशर आ ही जाता है अलोंग विद द फ्रीडम। सो इंस्टेड मिड वे इज़ व्हाट, एंड जिसके लिए हमारी गुजराती के अंदर एक पूरी कहावत भी है, बारी बुद्धि सोड़े शान वीसे वान तोज मड़े 25 परिणाम। अच्छा। सो बारी बुद्धि इज व्हाट, बच्चों के अंदर व्हाट माने शान आती है, आई मी माई सेल्फ आता है। 12 साल इज टीन एज, जो अभी 10 साल पे 10 पे टीन हो चुका है, इसीलिए 10 साल पे हमें करना चाहिए। वहाँ से हमें बच्चों के अंदर कमर्शियल ब्रेन डेवलप करना शुरू करना चाहिए फॉर द करियर पर्पस। ओके। सो 10 साल से लेके 15-16 साल तक, आज से पहले बच्चा पिज्ज़ा खाने गया, बच्चे ने ऑर्डर किया, पिज्ज़ा खाया और निकल गया, चलता था। अब मम्मी पापा की ड्यूटी क्या है? बोले बेटा सोचो ये रेस्टोरेंट कितने का होगा, बेटा सोचो कितना मैन पावर है। ट्रू। अब जब पिज्ज़ा आ रहा है या पाव भाजी आ रहा है, केक आ रहा है, पेस्ट्री आ रहा है, तब तक यू एनालाइज दिस बिजनेस। एंड यदि हम ये करें तो अच्छा कि क्लाउड किचन करें तो अच्छा। उसको एडवाइस देने की जगह उसका कमर्शियल ब्रेन डेवलप करो। बच्चे को मे बी हमारे सीए के साथ मुलाकात कराओ। पापा जो बिज़नेस में हैं, पापा मम्मी जो जॉब करते हैं, वहाँ पर वो मम्मी पापा को अपने बच्चे को बताना चाहिए कि हम ये करते हैं, ऐसे पैसे आते हैं। एंड अदरवाइज टीन एज से पहले बच्चे ने क्या देखा है, मम्मी पापा गाड़ी लेके जाते हैं, शाम को गाड़ी लेकर आते हैं, राइट, एसी ऑफिस में बैठे रहते हैं और पता नहीं पैसे कैसे लेकर आते हैं। तो उन्होंने मम्मी पापा को ज़्यादातर कैसे देखा है, रिलैक्स करते हुए, टीवी देखते हुए, दोस्तों से सोशलाइज करते हुए, मम्मी पापा को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों ने देखा हुआ नहीं है। नाउ दिस इज द टाइम आफ्टर द 10 कि जहाँ पर मम्मी को बताना पड़ेगा पापा कितनी मेहनत करे हैं, पापा को बताना पड़ेगा मम्मी कितनी मेहनत करी हुई है, दोनों की क्या कियारे है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज है, कैसे पापा पैसे कमाते हैं, वो सारी बैकएंड की चीज़ें दिखाए। सीए को मुलाकात करवाया, आर्किटेक्ट को मुलाकात करवाया। वैसे जब अलग अलग फील्ड के लोगों को बच्चा मिलेगा फिर कमर्शियल ब्रेन डेवलप होगा। यदि वैसा हुआ तो होगा व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। दैट इज अ सोड़े शान। शान इज व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू। लवली। एंड ये हमारे राजाओं के समय पे होता था, एंड इसीलिए 16 साल पे राज्याभिषेक होता था। अच्छा। हम अभी अपने आप को मॉडर्न एंड एडवांस कहते हैं। सॉरी टू से, कोई भी मॉडर्न एंड एडवांस अपने आप को कहने वाले माता पिता 16 साल पे अपने बिजनेस की, अपने घर की चाबी बच्चे को देकर निकल सकते हैं? नहीं, राइट। मे बी शायद महीने के बाद कुछ ना मिले। सो 16 साल पे राज्याभिषेक था। लवली। सो 16 साल पे बच्चे के अंदर इतनी समझ थी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड आइडेंटिटी क्राइसिस जो आज 25 पे भी होता है, उस समय पे 16 पे ख़त्म हो जाता था। इसीलिए वो राजा बनता था, राजा रानी जो भी है। एंड यदि वो है, हमारे बच्चे में वो शान आ चुकी है कि वो क्या करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है। मेरी करियर में सबसे बेस्ट चीज़ हुई कि मैंने मैकेनिक के तौर पे काम किया। सो रोज़ 8 से 10 प्रोफेशनल लोगों को, एक स्पिरिचुअली इंक्लाइंड बंदा भी आता था और एक पियक्कड़ बंदा भी आया है, एक नॉलेज वाला बंदा भी आया है और एक टाइम पास वाला स्मोक करने वाला बंदा भी आया है। ऐसे 8 से 10 लोगों के मिनी पॉडकास्ट शाम के समय पे हो जाते थे। राइट। तो सभी लोगों की लाइफ को ऑब्जर्व करने का मिला मौका। टीचर हो तो उनका एटीट्यूड क्या होता है, बिजनेसमैन हो उसका एटीट्यूड क्या होता है। तो आई एम सो लकी कि 9th से लेके 12th तक 4 साल मुझे वो बहुत होलसेल में मौका मिला। सो अब हमें मम्मी पापा ने यदि ऐसे 10, मैं बोलूँ हर 15 दिन में एक व्यक्ति को मुलाकात करवाए, अंकल आंटी फ्रेंड रिलेटिव वैसे मिलते तो है ही, बट उनके काम के बारे में बच्चे को बताए, तो 10 to 16 के बीच में
बच्चे ने 100 प्रोफेशन का मिनिमम एनालिसिस किया होगा, So true. उनके साथ मीटिंग करी होगी, उनके साथ बातचीत करी होगी। एंड तब क्या होगा पता है? कहता हूँ बच्चे के दोस्त उसको पैसा खर्च करना सिखाए, उससे पहले कमाना सिखा दो। So true. राइट एंड 16 साल पे बच्चे ने पैसा कैसे बनता है 100 लोगों को मिलके सीख चुका है। सही बात है। अब उसको व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, माने क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं आईटी का बंदा हूँ, मैं टेक्निकल बंदा हूँ, मैं एडिटिंग का विजुअल लर्नर हूँ, या मैं बोलने वाला बंदा हूँ, मैं प्रोडक्शन का बंदा हूँ, या मैं एचआर का बंदा हूँ। उसको अब क्लैरिटी आ चुकी है, शान आ चुकी है। एंड मज़े की बात है, राज्याभिषेक तो ठीक है, बट जितने भी जीनियस लोग हुए, इलॉन मस्क से लेके धीरूभाई अंबानी से लेके स्वामी विवेकानंद से लेके प्रमुख स्वामी महाराज से लेके स्पिरिचुअली, सोशली, साइंटिफिकली और फाइनेंशियली, इन एनी स्ट्रीम जो भी बंदा जीनियस बना है, सभी लोगों ने या तो 15 पे या 16 पे काम की शुरुआत कर दी थी। So true. 1085 जीनियस लोगों की लाइफ का स्टडी किया था। एंड उसके बाद में ये वाला चैप्टर मैंने मेरी बुक के अंदर लिखा था। ये तब की बात है जब गूगल भी नहीं था, चैट जीपीटी भी नहीं था। राइट सो हर एक व्यक्ति की, साई किरो होंडा से लेके जॉर्ज ईस्टमैन कोडेक कंपनी के मालिक से लेके हर एक व्यक्ति ने या तो 15 या तो 16 पे काम की शुरुआत कर दी है। तो शास्त्रों में जो बात बताई गई थी राजा के समय पे जो होती थी, आज के समय पे भी इट इज़ 100% एप्लीकेबल। राइट और आपने भी आई थिंक नेटवर्क मार्केटिंग एंड वो सारे काम की अर्ली एज पे आपने आई थिंक शुरुआत करी हुई थी। राइट सो ज़रा सोचे वो समय पे उसके दोस्त बिगाड़े उससे पहले ही उसके अंदर कमर्शियल ब्रेन डेवलप हो चुका है। एंड यदि वो हुआ है तो वी से वन इज व्हाट, मेक ओवर, एटीट्यूड, अटायर, डिजायर, बिहेवियर, थॉट प्रोसेस, एटीट्यूड। वो आर्किटेक्ट बनना चाहता है तो उसको कोई बंदा 5 मिनट मिले ना तो ऐसा लगना चाहिए कि यार ये आर्किटेक्ट ही है, पूछना चाहिए मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट करोगे। सीए बनना चाहता है तो अभी तक वो 10-15 सीए को मिल के सीए उसकी नस नस में घूमना चाहिए। डिग्री फॉर्मेलिटी है, वो बाद में आएगी 22 पे, 24 पे, 25 पे, पर उसको मिले तो ऐसा लगना चाहिए यार ये आर्किटेक्ट है, ये सीए है, या ये रिपोर्टर है, ऐसा देख के ही ऐसा लगता है। एंड यदि वैसा हो गया उसके बाद में बच्चा कॉलेज पे जाएगा तो उसको स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, पार्टी, नाइट आउट, ये सारी चीज़ें हैं ना हल्की फुल्की लगेगी। वो चीज़ें कभी उसको किक दे ही नहीं पाएगी। उसको रियल किक मिलेगी उसके काम में, उसके सक्सेस में, प्रोफेशनल सक्सेस में। एंड जब उसको वहाँ पर किक मिलेगी तो मिलेगा 25 पे परिणाम। एंड जितने भी लोग हैं सभी लोग 25 तक सक्सेसफुल हो चुके थे। यू चेक आउट एनी पर्सन एंड 30 से पहले वो एवरीबडी वॉज करोड़पति इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज और इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल एक्यूमुलेशन। राइट एंड नॉर्मल व्यक्ति 60 पे जो रिटायरमेंट लेता है ये लोग 30 पे लेते हैं। एंड मेरा ये गोल है कि ये नॉलेज और इस तरीके का पेरेंटिंग हर बच्चे का होना चाहिए। एंड 30 के बाद बच्चा कोई भी पैसों के लिए काम नहीं करना चाहिए, पैशन के लिए काम करना चाहिए। सो ट्रू। एंड यदि वैसा होता है, माने ये जर्नी के अंदर मम्मी पापा का जो रोल है, बेटा हम तुम्हारे साथ हैं, तो जो भी करेगा हम तुम्हारे साथ हैं। नंबर 2 प्रोफेशनल लोगों से मुलाकात करवाते रहे। एंड नंबर 3 जो शुरुआत हमारी जहाँ से हुई थी, टैलेंट के आधार पे स्किल डेवलपमेंट प्लान बनाएं। ट्रू। राइट एंड प्रोफेशनल लोगों को मिलते हुए वैल्यू एडिशन का प्लान बनाएं। यदि ये हम सिस्टम को फॉलो करेंगे तो दुनिया का कोई भी बच्चा जिसको आज में भी शायद ADHD है, LD है, स्कूल वाले मना करते हैं कि ये पढ़ नहीं पाएगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, वो बच्चे को भी सुपर जीनियस बनाया जा सकता है। सो मुझे लगता है ये अब हर घर तक पहुंचाना, दैट इज़ द एम। इसलिए कहता हूँ 92 की एज पे भी या उसके बाद भी उस तक तब तक को काम करना ही है। बट उसके बाद भी पेरेंटिंग पे या तो पॉडकास्ट लेते देते या तो बात करते करते या तो लेक्चर लेते लेते ये दुनिया को छोड़ना चाहता हूँ। लवली परीक्षित जी, बहुत ही अमेजिंग एंड बहुत ही ऑनेस्ट आंसर आपने पूरा डीप में दिया। आई थिंक आप काफ़ी चार्ज करते हैं इन चीज़ों को सिखाने का, बट हमारी ऑडियंस को आपने बिल्कुल अच्छे से सिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद। बट नाउ वी विल मूव टू रैपिड फायर, सो लेट्स गो फॉर इट। अब पेरेंटिंग ने आपको सबसे ज़्यादा किस इमोशन का सामना करवाया? आई थिंक फुलफिलमेंट 100%। क्या आप अपने बचपन के किसी वुंड को पेरेंटिंग के थ्रू हील कर पाए हो? समहाउ अच्छा मेरे लिए ये रहा है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग हुआ था
तो उतना कुछ खास नहीं था। ओके। बट यस, क्योंकि छोटी उम्र से काम की और करियर की शुरुआत हुई थी और ढेर सारा भागना था, नए पैशन के लिए काम करना था, तो जो जीवन में ठहराव चाहिए था वो ठहराव पेरेंटिंग माने अध्याय के आने के बाद मेरे और मेघा के जीवन में आया है। कोई एक पेरेंटिंग टिप जो आपको अपने पेरेंट्स से मिली जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित की? आई थिंक रीडिंग की हैबिट। ओके। सो 9th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड से पापा ने रीडिंग की हैबिट डेवलप करी हुई थी, वो उससे मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सबसे बड़ा झूठ जो इंडियन पेरेंट्स अपने बच्चों को बोलते हैं आपके हिसाब से क्या है? पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। किसी एक मोमेंट में जब आपको लगा शायद मैं पेरेंटिंग में कोई गलती कर रहा हूँ? ऐसा रोज़ लगता है, अच्छा। बिकॉज पेरेंटिंग इज़ अ डायनामिक थिंग या एंड जो आज सही है वो शायद कल गलत होता है। माने जब बच्चा छोटा है तब पेरेंटिंग डिफरेंट है, थोड़ा बड़ा होता है पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट, टीन एज में पेरेंटिंग इज़ डिफरेंट। तो शायद एक ऐसा फेज़ आएगा ही कि जो अभी राइट है वो एक समय पे रॉन्ग हो जाएगा एंड तब हमें री लर्निंग करना पड़ेगा, अनलर्निंग करना पड़ेगा। एंड जब मैं भी कहता हूँ कि मेरा बेटा भी जब टीन एज में पहुँचेगा तो मुझे भी और किसी काउंसलर के पास लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए मैं पापा हूँ एंड पापा ही बने रहना चाहता हूँ। सो एवरी फेज, मे बी एवरी 2 year और 3 years ऑफ टाइम, वो फेज़ हर पापा के जीवन में या मम्मी के जीवन में आना ही चाहिए। आपका एक सीक्रेट पेरेंटिंग हैक जो हमेशा काम करता है? आई थिंक अध्याय के साथ धमाल मस्ती करना एंड मैंने कुछ भी उसे काम करवाना है उससे पहले यदि मैंने 5 मिनट, क्योंकि ही इज़ अ किनेस्थेटिक लर्नर, सो उसके साथ मैंने जब थोड़ा कुश्ती किया, धमाल मस्ती किया या उसके साथ मैंने रेस लगाया घर के अंदर, उसके बाद में उसको कुछ भी कहूँगा तो वो करेगा ही करेगा। आज के ज़माने के बच्चों को सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत है? दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पर मोर देन दैट मैं कहना चाहता हूँ मम्मी पापा के अटेंशन की, अटेंशन की ज़रूरत। बिकॉज अटेंशन इज़ द न्यू करेंसी, इट इज सेड। एंड मम्मी पापा का अटेंशन मिलेगा तो बच्चा और कहीं पर अटेंशन ढूंढने नहीं जाएगा। एक कॉन्शियस पेरेंट की पहचान क्या होती है आपके हिसाब से? वो जब भी कोई भी स्टेप लेते हैं उससे पहले वो अपने आप को पूछते हैं, रोकते हैं एंड कहते हैं कि ये आउट ऑफ फियर में कह रहा हूँ या आउट ऑफ लव कह रहा हूँ। सो ट्रू। एक पेरेंटिंग मिथ जो आप चाहेंगे कि लोग डस्टबिन में फेंक दें? आई थिंक बच्चों के दोस्त बनो। बच्चों के दोस्त नहीं, बच्चों के कोच बनना ज़रूरी है। राइट। दोस्त तो ढेर सारे मिल जाएंगे और आज जो दोस्त है वो कल ना भी हो, बट वी कैन नॉट रिप्लेस द पेरेंट एंड इसलिए हम कोच बने। अगर पेरेंटिंग के लिए एक मंत्र होता तो आपका क्या मंत्र होता? जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है। राइट माने मेरे बच्चे के अंदर जो भी है वो बस ऊपर वाले ने मुझे ये दिया हुआ है, उसका मैं 100% स्वीकार करता हूँ। लवली परीक्षित जी, थैंक यू सो मच फॉर अपीयरिंग ऑन अ शो एंड बहुत ही इंसाइटफुल और काफ़ी डीप बातें आपने पेरेंटिंग को लेकर के बिल्कुल दिल से बताई, सो बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड आपके साथ बात करते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है एंड आपका नाम ही YSR है तो वैसे ही लगता है कि यस सर।